असा नाज़रीन इकराम, हमारे यहाँ रोज़ छोटी मोटी खबरें आती रहती हैं और तज्ज़िये होते रहते हैं, अंदाज़े लगाए जाते रहते हैं कि आने वाले दिनों में मुल्क में क्या होने वाला है। अभी बिलावल भुट्टो ने ज़ोरदार तकरीर की असेंबली में। कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि गैर मुल्की मेहमान आए थे, उन्हें कुछ बात करना भी थी तो उस मौके पर ना करते, कुछ और करते। अदलिया को टारगेट बनाया उन्होंने और ख़ास अंदाज में गुफ्तगू की। ठीक है, उनका हक़ है, वो कर सकते हैं। अपोजिशन के एक बड़े लीडर हैं और उन्होंने बात की। अचकज़ई साहब, जिनको ये काम सौंपा गया है बानी पीटीआई की तरफ से कि वो मुज़ाकरात करेंगे सियासी जमातों की तरफ से, वो अपनी एक ख़ास दानिशवरा अंदाज में कह रहे हैं कि हम हकीकी आज़ादी के लिए काम करेंगे और 14 अगस्त को या इसके लगभग कोई दानिशवरों को इकट्ठा करके उनसे राय लेंगे। लेकिन जो बात प्रिवेल कर रही है वो हमारे बानी पीटीआई है कि वो बयानत हैं जो आजकल आम तौर पर आते हैं कि मैं बातचीत करूंगा, माफ़ी मांगूंगा, माफ़ी नहीं मांगूंगा, मशरूत माफ़ी मांगूंगा। क्या सूरत हाल है, क्या नक्शा बन रहा है, क्या आने वाले दिनों में हो रहा है। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, मैं पहले उनका तारफ़ कराना चाहता हूँ, फिर मैं मौजूद का तारफ़ कराऊँगा। हमारे साथ हमारे नामवर सहाफ़ी सुहेल फड़ाइश साहब हैं, इसहार राना साहब हैं और पीजे मीर साहब हैं। इन तीन लोगों के दरमियान गुफ्तगू होना है और सबसे पहली बात जो मैं करूँगा वो सुहेल फड़ाइश साहब से करूँगा। एक चीज़ आजकल बहुत मशहूर है, जिस तरह के एक ज़माने में बाजवा डॉक्ट्राइन मशहूर था। मुझे कल ही पर किसी ने फ़ोन करके पूछा कि ये सुहेल फड़ाइश डॉक्ट्राइन क्या है। यानी कि उनकी राय, उनका एक कालम, उनकी कोई गुफ्तगू इतनी पॉपुलर हो गई है कि शायद आने वाली तब्दीली का कुछ ऐलान कर रहे हैं, इशारिया दे रहे हैं कि लोग पूछते हैं कि ये डॉक्ट्राइन है, सुहेल फड़ाइश डॉक्ट्राइन ये क्या है। और शायद इसकी वजह यह है कि उन्होंने जब नवाज शरीफ की हुकूमत जा रही थी, एक कालम लिखा था कि पार्ट इज़ ओवर। बहुत से लोगों ने शकूक व शुबहात ज़ाहिर किए थे, जिनमें शायद मैं भी शामिल था, लेकिन वो ठीक साबित हुआ। अब लोग कहते हैं ये तो नजूमी से बढ़कर बड़े एक जादूगर हैं, बात को समझ सकते हैं, या इनकी इनसाइड रसाई है कि खबर ले आते हैं। लेकिन मेरी ये राय है कि इनसाइड रसाई रखना कोई बुरी बात नहीं होती, किसी को सोर्स बनाना बुरी बात नहीं, किसी का आलायकार बनना बुरी बात होती है। और किसी से अगर इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसका तज्जिया अपनी अकल के मुताबिक करके लोगों के सामने पेश करना जो है, ये एक बड़े सहाफ़ी का काम होता है। सुहेल फड़ाइश ये करते हैं। मेरी उनके बारे में यही राय है कि मालूमात तो इकट्ठी करते हैं लेकिन तज्जिया अपना करते हैं। आज मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ कि ये जो बहस चल पड़ी है, माफ़ी मांगेंगे नहीं मांगेंगे, कोई बातचीत हो रही है क्या नहीं हो रही है, आने वाले दिनों में क्या हमारे मुल्क का सियासी नक्शा क्या होगा, इसी पर हम अपनी गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। सुहेल फड़ाइश साहब, सवाल मैंने आप ही की गुफ्तगू का आपके सामने रख दिया है, जवाब आप कुछ दें तो फिर मैं अपने साथियों से कुछ उनकी राय लूँ, वो क्या कहना चाहते हैं। मीर साहब, मैं तो पहली तो बात यह है कि मैं कोई डॉक्ट्राइन भी है ना मेरी ये अहलियत है। मैं तो एक छोटा सा साफी हूँ और लोग कोशिश हमसे करता पूछते हैं हूँ। इसलिए मैंने अर्ज कर दिया ना जी। नहीं नहीं, वो तो देखें आप, जो छोटी मोटी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उससे जो अपनी कम अकली है उससे अंदाजा लगाते हैं। कई दफा अंदाजे ठीक हो जाते हैं, कई दफा गलत भी हो जाते हैं। तो यही हम सारे इंसान ऐसे ही हैं। अच्छा, दूसरा हम तो आपसे सीखते हैं अरे ये साहब। सब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो गुजारिश ये है कि देखें, जिस वक्त ये जो डेडलॉक है, जो कोई पॉलिटिकल डेडलॉक है, ये इकोनॉमिक डेडलॉक है, और उससे जुड़े फिर कई डेडलॉक हैं। तो मेरी ज़ाती राय में तो इसका एक ही हल है कि अब गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी बनाई जाए। और वो ये है कि जिसमें पार्लियामान के अंदर जितनी जमातें हैं वो गवर्नमेंट में शामिल हों, जिस तरह के जंग में या किसी क्राइसिस में शामिल होती है। ठीक है। ठीक है। और ताकि उससे क्या होगा, एक तो जो पीटीआई का इस वक्त जो नाराजगी है वो खत्म होगी और आइंदा जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन का खाका तैयार होगा वो हुकूमत तैयार करेगी। दोनों जो फौज और पीटीआई के दरमियान जो फासला है वो खत्म होगा। तीसरी, जब सारी जमातें इकट्ठी बैठेंगी तो एक जो पॉलिटिकल डायलॉग नहीं हो रहा था वो भी ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। चौथा, जो अदलिया के दरमियान और फौज के दरमियान एक डेडलॉक है और ऐसे लगता है कि जो अदलिया ने फैसला किया है वो मुक्तदरा को पसंद नहीं आया, फिर वो उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी जब सारे गवर्नमेंट में आ जाएंगे। और
फिर इसका एक ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो ये है कि सारी दुनिया को ये मैसेज जाएगा कि सारे पाकिस्तानी, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हैं, वो इकट्ठे हैं और एक हुकूमत में बैठे हैं। और जाहिर है इसके लिए फिर सीवीएम्स करने पड़ेंगे, इमरान खान साहब को जेल से निकालना पड़ेगा, उनको जो है चले अगर रिहा नहीं करते तो उनको कम से कम नजरबंदी तो देनी पड़ेगी। अच्छा, जाहिर है ये कोई अभी ऐसी बात नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन हो, ये तो मेरी ख्वाहिश है। अच्छा। और मुझे लगता है कि इस ख्वाहिश के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। अच्छा। बाकी जितने रास्ते हैं वो को अच्छे नहीं है। तो फर्ज करें अदलिया की और फौज की लड़ाई हो जाए, वो अच्छा नहीं है। जो पीटीआई है उसको उसका हक ना दिया जाए, वो अच्छा नहीं है। पीटीआई जो है वो शहरों में बगावत कर दे और सड़कों को ब्लॉक कर दे, वो भी अच्छा नहीं है। ठीक है। और फर्ज करें फौरन कल को इलेक्शन हो, उसके भी नतायज के बारे में पता नहीं क्या हो गए। ठीक है। तो ये सारी जितनी भी ऑप्शंस हैं उनमें से ये बेहतर ऑप्शन लगती है। गो अभी किसी की सपोर्ट नहीं है इसको, लेकिन चूंकि मेरी राय है मैंने वो अपनी लिख के इजहार कर दी है। और बाकी लोगों की मर्जी है, कोई उससे इख्तलाफ करेगा, कोई इत्तेफाक करेगा, जाहिर है ऐसे ही होता है। तो ये मेरी हम्बल सी सबमिशन है कि मुल्क को क्राइसिस से निकालने का कोई रास्ता होता है। वो रास्ता मैंने प्रपोज किया है कि अगर हम इसी तरह बहरान में सारे मुब्तला रहे और सिर्फ लड़ते ही रहे आपस में, तो फिर तो कभी कोई रास्ता नहीं निकल सकता। ठीक 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 जी। एसआर राना साहब, सुहेल वराइच साहब ने, वो कहते हैं डॉक्ट्राइन नहीं है। मैं अभी जिस तरह उन्होंने बयान किया है, उनकी ख्वाहिश कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, या उन्होंने एक बहुत सोची समझी राय दी है कि इसके अलावा कोई हल नहीं है कि सब मिल बैठें। अब जाहिर है कि सवाल पैदा होंगे, सब कैसे मिल बैठें? क्या पीटीआई मिल के बैठेगी? क्या उनके वो किसी हुकूमत में शामिल होगी? अगर हो जाएगी तो क्या ये एक तरह की अफवाम तफहीम का पहला स्टेप नहीं आ जाएगा और सियासतदानों के बाद सियासी जमातों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग गिरा? मुझे नहीं पता क्या सूरत हाल होगी। आप इस नक्शे को कैसे देखते हैं? एक बात तो माकूल दिखाई देती है उनकी, लेकिन क्या ये मुमकिन दिखाई देती है? देखें सुहेल भाई, आईजी के मैं समझता हूँ कि जब भी आप उनसे मिलें तो उनमें आपको एक चीज तो वाज़ेह नजर आएगी, उनकी सेहत के बाद उनकी आईजी। तो मैं ये समझता हूँ बीइंग जर्नलिस्ट, किसी भी सहाफ़ी का जो अल्टीमेट ख्वाब होता है वो ये होता है कि सुहेल वराइच की तरह उसका एक एक जुमला जो है वो क्रेडिबल हो, उनकी ख्वाहिश भी जो है वो कौम में डिस्कस हो। तो ये मुकाम में ओला जो है हर एक को नहीं मिलता। तो मैं समझता हूँ कि सुहेल भाई को अल्लाह ने ये मुकाम दिया। अब जो वो कह रहे हैं वो भी एक दर्दमंद पाकिस्तानी की सोच का आगाज कर है। और मैं भी ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालना है, या थोड़ा सा मैं सुहेल साहब से थोड़ा सा हट के एक बात करूंगा डिफरेंट करके, कि देखिए पाकिस्तान को क्राइसिस से सिर्फ इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट निकाल सकती है और कोई मैटर नहीं कर रहा। अगर इस्टेब्लिशमेंट आज ये तय कर ले कि इमरान खान से मामला तय करने हैं और हमने एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करना है जो पॉलिटिकल आज़ादी और जमहूरी आज़ादी पे मबनी हो, तो ये मुमकिन हो जाएगा। हालांकि ये इटसेल्फ एक बदकिस्मती है कि रियासत के फैसले अवाम और पॉलिटिकल पार्टीज के बजाय कुछ इदारे करें, चाहे वो अदलिया ही क्यों ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एतमाद एक दूसरे पे खत्म हुआ है उसको का बढ़ाने की जरूरत है। कुछ दिनों से मैं भी बतौर सहाफी महसूस कर रहा हूँ, लाइक DGISPR की जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने रवायत से हटके पीटीआई का नाम लेके कोई बात नहीं की। उन्हें मौका भी दिया, मिला, सवालात ऐसे हुए, उन्होंने उस पर नहीं किया। इवन हमारे आर्मी चीफ साहब ने जो खिताब किया उसमें भी उन्होंने एक दहशतगर्दी के हवाले से बात की, डिजिटल दहशतगर्दी है, वो कहीं कोई इस तरह की बात नहीं की। खान साहब भी अगर ये कहते हैं कि जी अब ठीक है साबित हो जाए तो मैं माजरत कर लूंगा, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी थोड़ी बर्फ पिघली है। और ये सुहेल वराइच साहब ने अपने कालम में लिखा था कि कड़वी गोली तो निगलनी पड़ेगी। और मेरा ख्याल है अगर कौम के बेहतर मुफाद में हम ये तय कर लें कि पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है उसमें एक हमें मजबूत अवामी क़यादत की जरूरत है जो फैसले कर सके, ना कि ऐसी क़यादत की जो बाहर जाए तो बाहर वालों को भी पता हो कि ये डमी है और इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है।
तो ये एक अच्छी है। और एक चीज मैं आपको और कर दूं, आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो तकरीब से खिताब किया उसमें उनका एक जुमला बड़ा अहम, जो सुहेल वड़ाई साहब की ख्वाहिश से मिलाऊं तो कुछ बात समझ आती है। उन्होंने कहा कि जी कोई और चाहे निजाम अब आप बना लें, लेकिन ये निजाम तो नहीं फिजिबल रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई और निजाम से मुराद शायद जो सुहेल साहब कह रहे हैं उसके करीब की कोई चीज कहीं इस्लामाबाद में जो है चल रही हो। तो मैं तो यही समझता हूँ कि कोई भी निजाम बना ले, अगर आप ठीक उसको अवामी मैंडेट के एहतराम से नहीं जोड़ेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फिक्र आपने सुनाया कि ये निज़ाम तो नहीं चल रहा, तो बिलावल यही कह रहा है कि अदलिया वो बातें कर रही है जो कि कुछ बहुत ज़्यादा आगे जाने वाली बातें हैं, कुछ इतराज़ात भी कर रहे हैं, आलू टमाटर के भाव भी तय कर रहे हैं जैसे बिलावल ने कहा, और जिसमें बहुत से लोगों का ख्याल था कि अगर उन्हें कुछ इतराज़ भी था, कुछ कहना भी था, तो गैर मुल्की मेहमानों की मौजूदगी में, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की मौजूदगी में उन्हें ये बातें नहीं करना चाहिए थी, वो एक अलग बात है। पीजे मीर साहब, आप इस सारी गुफ्तगू पर क्या कहते हैं? यानी कि अगर ये निज़ाम भी नहीं चल रहा और कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि सब मिलकर बैठ जाएं, और सबसे बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि सब मिलकर कैसे बैठें। इसार राना साहब कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ही कर सकती है ये काम और उसी के हाथ में है। आप इस पूरे नक्शे पे क्या देखते हैं ताकि बहस को हम आगे बढ़ा सकें? देखिए, 77 ईयर्स हो गए हैं और हम इसी डायलेमा में फंसे हुए हैं। 77 ईयर्स, जो भी गवर्नमेंट आती है वो खराब होती है, ऑपोजिशन ठीक होती है, ऑपोजिशन गवर्नमेंट में आती है तो वो ठीक होते हैं और जो बाहर जाते हैं वो खराब होता है। ये हमारा डिलेमा है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पॉलिटिकल डिलेमा है। फौज आती है, सारों को, मैंने पहले कहा, सारों को जमहूरियत का शौक हो जाता है, जमहूरियत आती है सारों को फौज का शौक हो जाता है। मुसीबत यह है कि हम हैं डंडे से चलने वाले लोग, जो मर्जी आप कर लें, हम इंसानों की तरह नहीं चल सकते, नहीं चलते। और वो आपको रोड पे एक नज़ारा नजर आता है, एयरपोर्ट्स पे भी आ जाता है, और दीगर आप अपने जो कॉर्पोरेट के दफ्तरान है उनके अंदर आ जाता है। क्यों? हम इनडिसिप्लिन है, हमें इनडिसिप्लिन किया गया है। क्यों किया गया है? फॉर द सेक ऑफ अ वोट। और जब हम इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, हम हाथ से बाहर हो जाते हैं। ये 9 मई आपका इसका एक है, उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का भी है। आपके पास कई ऐसे इंस्टेंसेस हैं। तो ये वजह क्या है? वजह ये है कि जो भी पार में होती है हुकूमत, वो कहती है मैं सबसे अच्छी हूं, तुम हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते। कभी कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ? आप मुझे बता दें पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के अंदर कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट ये साथ मिलके चले हो? कहीं भी। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताता है कि जो ऑपोजिशन है वो इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग, वो कहते हैं कि ये जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो होती हैं इनको निकाल दो। उनमें इतनी टॉलरेंस नहीं है कि उनको क्रिटिसाइज करें, क्योंकि उनके पास मैंडेट है, और उस मैंडेट को छोड़ के वो कहते हैं इनको तो बाहर ही निकाल दो, हम आएंगे। तो हम आते हैं तो हम करते कुछ नहीं है, फिर दूसरे इनके पीछे लग जाते हैं। तो ये है इन अ नटशेल हमारा एक पॉलिटिकल डायलेमा। ये साथ नहीं बैठने वाले, ये साथ बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये सिर्फ फौज इसको ठीक कर सकती है, सिर्फ फौज। जहां किसी को अच्छा लगता है फौज बहुत प्यारी लग जाती है, जहां नहीं लगता है तो फौज पेट उतार देते हैं। तो इस चीज को हमने मद्देनजर रखना है कि पावर किसके पास है। ठीक, पावर नो मैटर व्हाट, मैंने हमेशा कहा है पाकिस्तान इज अ मिलिट्री स्टेट, इट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक स्टेट। क्योंकि आपके जो हालात हैं, आपके लोग हैं, आपका जो पॉलिटिकल आप कह लो कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और ऑफ कोर्स साउथ अमेरिका हो गया, रशिया भी बीच में है। हम एक मिलिट्री स्टेट है क्योंकि हमने अपने आप को बड़ा करने की कोशिश ही नहीं की। हर पॉलिटिकल पार्टी 4 नंबर गेट में बैठ जाती है। जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है 4 नंबर गेट उधर होता है, वहां से कुछ हड्डी मिल के फिर ये कहते हैं हमने हुकूमत बनानी है, वो डिलीवर कर नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज जो ये जो PMLN फंसी हुई है, इट इज बिकॉज द मिस्टेक्स ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट्स, जो कि IMF के लोन्स लेते हैं, ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं, और फिर ओवर स्पेंडिंग के बाद आपने जब रिपेमेंट करनी होती है, आज आपके सामने ये पूरा डिलेमा खुला हुआ है। टैक्सेशन, 39 न्यू टैक्सेस, तो ये लोगों ने देने हैं ना। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ पॉलिटिकल फेलियर। तो इस पॉलिटिकल फेलियर को ये आपस में नहीं बैठने वाले। अगर होते तो मैं समझता हूँ कि 2 साल पहले बैठ जाते। ठीक बात नाज़रीन कराम, सारी गुफ्तगू सामने आई। बात तो ये है कि मिल बैठें, मसला हल हो सकता है। और उनके ख्याल में, इसार राना साहब ख्याल में, ये मिल बैठने का एक तरीका कि एस्टेब्लिशमेंट करा सकती है। और ये कहते हैं हमारे पीजे मीर साहब
कि होता नहीं, ये हमारे यहाँ होता नहीं आया, ये होगा नहीं, तो फिर क्या होगा? अभी सोहेल वड़ाई साहब से पूछते हैं कि ख्वाहिश उनकी बड़ी खूबसूरत है, मुझे भी अच्छी लगती है, और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि सोहेल वड़ाई साहब की इन्फॉर्मेशन वेल कनेक्टेड है, बड़ी अच्छी होती है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन लेकर उसको आगे पास ऑन नहीं करते, उसका तजिया करके फिर अपना जहन अप्लाई करके उसको आगे देते हैं। इसलिए जब कोई इस्तेमाल करता था कि सोहेल वड़ाई डॉक्टराइन चाहे मजाक में इस्तेमाल करता हो, मैंने आज उसे इसलिए इस्तेमाल कर दिया कि वो एक थ्योरी के साथ इस बात को सामने लाए हैं। हमें इस पर संजीदगी से गुफ्तगू करना चाहिए। एक वक्फे के बाद हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मसला तो ये है कि ये होना चाहिए, ये ख्वाहिश भी है, राय भी है, और इससे अच्छी बात क्या है कि जब क्राइसिस हो, बहरान हो, तो एक नेशनल कंसेंसस की हुकूमत बने जो इस बात को लेकर आगे चले। वो कैसे बन सकती है? हमारे एक राय ये बनती है कि वो एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। दूसरी तरफ से अब अदलिया ये कह रही है, उनकी तरफ से ये आया है, आने वाला चीफ जस्टिस ये कहता है कि ये निज़ाम तो नहीं चल पा रहा, और हमारे पार्लियामानी लीडर बहुत मुमताज़ बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि अदलिया हर फैसला कर देती है, लेकिन जो आइन के बारे में और कानून के बारे में इंसाफ के तकाजे होते हैं वही पूरे नहीं करते। ये फिर क्या क्या नक्शा नज़र आता है आपको सोहेल वड़ाई साहब? ख्वाहिश आपकी अपनी खूबसूरत है, लेकिन आपको होता हुआ क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, लोग यूटोपियन स्टेट भी तो सोचते रहे हैं ना। हाँ जी, ठीक है, तो हमारा ये यूटोपिया समझ लें, लेकिन दिस इज वेरी क्लोज टू प्रैक्टिकल। मीर साहब देखें, गुजारिश ये है कि मुझे जो है मेरा तज्जिया ये है कि खान साहब भी ये मान जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी, और अब पीपल्स पार्टी कानून को अगर एस्टेब्लिशमेंट कहेगी तो जाहिर है वो भी मान जाएंगे। और तीसरा ये है कि फेयर एंड स्क्वायर है बात, सबके लिए बराबर है कि भाई इसमें किसी की बेइज्जती है ना किसी की इज्जत है, इसमें सारे बराबर बैठेंगे, और 2 साल बाद 1 साल बाद जो लोग इस तजवीज को बहुत मौसर बनाना चाहते हैं वो तो चाहते हैं 3 साल, लेकिन पीटीआई के कुछ लोगों का ख्याल है कि 2 साल, और कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं 1 साल। तो अगर दरमियान में भी हो जाए, यानी ना 1 साल हो ना 3 साल हो, तो 2 साल के लिए एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि जिसमें सब पार्टियों की जो पार्लियामान में मौजूद है उनकी नुमाइंदगी हो, और वो मिलके चलें, अपने अपने नुमाइंदे दें, और वो नुमाइंदे हुकूमत चलाएं, और जाहिर है वो अगले इलेक्शन की भी तैयारी करें, और उसके लिए सोहेल साहब, इसका इस नई सेटअप का डॉक्टर यूनुस कौन होगा? कौन डॉक्टर? डॉक्टर यूनुस। और डॉक्टर यूनुस तो मिल जाते होते हैं आपको। अच्छा, यानी आपका मतलब है कि वजीर आजम चेंज होगा? मोइन कुरैशी और शौकत अजीज को हम कितना जानते थे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो कोई ना कोई मिल जाएगा। आपका मतलब है ढूंढना पड़ेगा, ये नहीं चलेंगे? नहीं, अगर आपस में इत्तेफाक कर ले तो सबसे अच्छा है। देखो, मेरे से पूछे तो मैं तो कहूँगा महमूद अचकज़ई को बना दें, ठीक है। मैं तो कहूँगा कि स्पीकर को बना दें, अय्याज सादिक को बना दें। तो मेरे ज़हन में तो ये 2 नाम है, ठीक है, कि अगर आपने पीटीआई की बात माननी है तो महमूद अचकज़ई को बना दें, और अगर नून को चूंकि आपने गवर्नमेंट लेनी है उससे, तो उसकी अशकसोई करनी है तो स्पीकर को बना दें। और चूंकि स्पीकर जो है वो तकरीबन हर रोज सबके साथ मिल रहा होता है, पीटीआई से भी उसका हर रोज इंटरेक्शन होता है, तो वो ज्यादा एक्सेप्टेबल और ज्यादा करीब होता है। अब आप एक नाजुक सवाल करता हूं, हम कुछ लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, हासिल बजिंजव की करते हैं, महमूद अचकज़ई की करते हैं, और मैं सन 76 से उनसे पहली बार मिला था, कोयटे में ही मिला था, जब अब्दुल समद अचकज़ई नए शहीद किए गए थे, और उस वक्त वो बलूचिस्तानी गांधी कहलाते थे, बलोची गांधी कहलाते थे जब उनकी शहादत हुई थी, और भुट्टो के सर लगा था सारा मामला। उनके कुछ बयानात भी ऐसे आते रहे पिछले दिनों में भी, जिस पर मुझे लगता है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट को इतराज़ात होंगे। वो भी तो एक पार्टी है कि ना? क्या ख्याल है आपको? तो मेरा ख्याल है मेरी अचकज़ई साहब से 2-3 दफा मौज़ूआत पे गुफ्तगू की है, और एस्टेब्लिशमेंट बारे में कहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट को भी स्पेस देना चाहते हैं,
लेकिन जाहिर है सारे भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ये समझते हैं और हम भी ये सारे समझते हैं कि पॉलिटिक्स में तो जाहिर है फौज का कोई रोल नहीं, लेकिन स्टेट के अंदर तो उनका रोल है और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। इसको इनकार नहीं करता कि स्टेट के अंदर फौज के बगैर तो जमहूरियत भी नहीं चल सकती, मुल्क भी नहीं चल सकता, मुल्क का जोग्राफिया भी नहीं बरकरार रह सकता। तो बड़े वाजे हैं अचकजई साहब। हो सकता है कुछ लोगों का ये ख्याल हो कि वो बहुत को इंसाफ पसंद है, नहीं, नहीं है वो खास तौर पर अफगान इशू जो इस वक्त दरपेश है हमारे सिक्योरिटी के हवाले मेरा से। ख्याल है वो तो अब चला गया ना जी। अब अफगान इशू के बाद तो शायद अचकजई साहब और हमारी मुख्तदरा इस वक्त एक ही पेज पे होंगे। ठीक है, क्योंकि जो अफगानिस्तान के हालात हैं ठीक तो है, वो तो अचकजई साहब जो कहते थे उसके मुताबिक हो गए ना। ठीक है, तो जो उस वक्त की मुख्तदरा की बातें तो गलत साबित हो गई। ठीक है, तो अब तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान वाला तो इख्तलाफ खत्म हो गया। अब तो है आगे किस तरह चलना है। ठीक है, तो उस आगे चलने के लिए लाया अमल जाहिर है बता रहा सब बात दुरुस्त है कि सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स तो एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन क्या ये अच्छा हो कि ये तजवीज भी और इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी सियासी एलिमेंट करें, खुद करें और एस्टेब्लिशमेंट को कायल करें। लेकिन जाहिर है हमारे यहाँ सियासतदानों कितना दिल भी नहीं करते, किसी का इक़्तिदार भी छोड़ने को दिल नहीं करता। लेकिन एक दफा ये दिल बड़े करने पड़ेंगे, अपनी ईगोस को मारना पड़ेगा, और ताकि हम क्राइसिस से निकलें और निकल के सारे मुल्क में मायूसी है, मुर्दनी है, हुकूमती पहिया चल नहीं रहा। ठीक है, तो इससे तो कोई फायदा किसी को भी नहीं हो रहा, हुकूमत को भी नहीं हो रहा, और फौज को भी नहीं हो रहा, तहरीक इंसाफ को भी नहीं हो रहा। वो भी स्टैंड स्टिल जेलों में बैठे हैं, उनके पास भी जाहिर है कोई रास्ता नहीं, या बगावत करें, बगावत के इम्कानात नहीं होते पाकिस्तान में। ठीक है, और फिर उसमें ब्लड शेड भी होगा, और उसके पता नहीं क्या क्या नुकसान होंगे पीटीआई को, मुल्क को, फौज को। वो रास्ता तो है ही गलत, उस तरफ तो जाना ही नहीं चाहिए। आपने बांग्लादेश में देखा, जहाँ भी ये होगा उसका पता नहीं अंजाम क्या होता है। अब बांग्लादेश का भी पता नहीं क्या अंजाम होना है। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। इनकलाब पता नहीं अब कैसी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, कुछ पता नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इनकलाब की कोई मुतय्यर मंजिल नहीं होती। कई बार तो इनकलाब अपने ही बच्चों को खा जाता है। हाँ, खा जाता है। जी, एसआर राना साहब, एजाज सादक का नाम आया है और महमूद खान अचकजई का नाम आया है, आपके नज़र में भी कोई नाम आता है जिस पर सबका इत्तेफाक हो जाए? देखिए अभी मैं तो मैं नाम इकट्ठे कर रहा हूँ आज। अगर मेरे बस में हो तो मैं कहूँ साहब का नाम ले रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर, सज्जाद मीर साहब को बना दें, सोहेल वड़ाइच को बना दें। इनके ऊपर 1% किसी का कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। ये वो नीट क्लीन लोग हैं जिन्होंने अपनी हलाल की कमाई से अपना एक मुकाम बनाया। तो हम क्यों ऐसे अतार के लोंडों से दवा मांगे जिनकी वजह से सिस्टम बीमार हुआ हो, वो चाहे अचकजई हो या कोई भी हो। मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा कोई ख्वाब हो पाया तकमील तक पहुंचे, तो कोई ऐसा बंदा सिविल सोसाइटी का नेक नाम, मैं मिसाल के तौर पे वैसे कह रहा हूँ, अखुवत वाले प्रोफेसर साकिब साहब ने, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो भी हमारे वही है ना, वो बांग्लादेश वाले हैं, बल्कि उनका कॉन्सेप्ट उससे आगे का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बिल्कुल। तो हम इस तरफ जाएं जिसके ऊपर सबको यकीन हो कि इनका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, ये सब पाकिस्तान की बात करना चाह रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वैसे तो ये खैर एक बड़ा ख्वाब है, सोहेल भाई ने देखा है, वो देख सकते हैं। लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो इतने आसान नहीं हैं, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। इसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे स्टेक्स हैं जो बहुत आगे तक हैं, और ये ऐसे नहीं हो सकता कि कोई एक रात इनकलाबी आएगा और वो स्टेक्स कम हो जाएंगे। पाकिस्तान में जिनके बहुत, मिसाल के तौर पर मैं एक देता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले $20 बिलियन पाकिस्तान से बाहर चला गया, जब हम $1.5 बिलियन के लिए IMF के पैर चाट रहे थे। तो जो इतने ताकतवर हैं कि डॉलर के बुरान में $20 अरब, $30 अरब इधर उधर कर सकते हैं, कैसे चाहेंगे कि एक ऐसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए जिसके अंदर सब शुभ शुभ का बोलने लगे, शुभ शुभ सरकार नहीं, मैं शुभ शुभ बोलने लगे वैसे वाले अच्छे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये आइडिया जो सोहेल साहब लेके चल रहे हैं बज़ाहिर तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन अगेन आई रिपीट, अगर फौज और इमरान खान ये 2 स्टेक होल्डर है बस। देखें ना, शहबाज शरीफ तो नहीं फौज पे प्रेशर डाल सकते कि जी पॉलिटिकल डायलॉग करवाएं,
वो कैसे कर सकते हैं? उनको तो फौज को भी पता है, उन्हें भी पता है कि उनकी कैपेसिटी क्या है। हाँ, इमरान खान एक कदम आगे बढ़े, एस्टेब्लिशमेंट एक कदम आगे बढ़े और मुल्की मुफाद के अंदर ये एक दूसरे को तस्लीम करके आगे बढ़ने का वादा करें, फैसला करें और इस यकीन के साथ कि अब दोनों सफों से एक दूसरे पे कोई वो नहीं होगा, तो एक अच्छा वक्त आ सकता है। और ये जो इनकलाब की बात सुहेल भाई कह रहे हैं ना, मुझे डर ये है कि पीटीआई के जो मुजाहरे हैं उसमें अवाम अपनी गुर्बत से तंग आके ना शरीक हों और वो कोई पुरतशद्दुद कोई और ना रंग इख्तियार कर लें। पीटीआई एक साइड पे रह जाए और गेम हाथ में आ जाए उन लोगों के जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, ये जिनका फ्यूचर खत्म हो गया है। और अगर ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए एक बदतरीन किस्म की तस्वीर होगी। अब ये बांग्लादेश, श्रीलंका कुछ मैटर ही नहीं कर रहा होगा। तो बेहतर यही है, आई एग्री विद पीजे भाई, सुहेल साहब, कि खुदा का वास्ता है एक रास्ता निकालें, कड़वी गोली निगल लें और आगे बढ़ने की सोचें, वरना पाकिस्तान जिस नहज पे पहुंच गया है, किसी दिन भी इस भुस में आग लग गई तो ये आग संभाले नहीं समझेगी। ठीक जी, पीजे मीर साहब, ये कड़वी गोली क्या है जो निकलना पड़ेगी? देखें जी, कड़वी गोली बड़ी सिंपल है। इसको आप पानी में डाल के पी जाए, आपको पता नहीं चलेगा। और आपके पास वजीर आजम तो सुख तैयार बैठा है। ये अयाज सादिक कभी वजीर आजम नहीं बनेगा, ना ही अचकजई वजीर आजम बनेगा। बनेगा वो हम सबको पता है कौन बनेगा, जिसको आर्मी ट्रस्ट करती है, और वो है, वो आपको पता है। मैं नाम ले लूं? ले नाम। मोहसिन नकवी बनेगा। हाँ, ले दे। मोहसिन नकवी बना रहे हैं जनाब सुहेल बड़ाई साहब, आपके और हमारे दोस्त। आप देख लें, क्योंकि उनको ट्रस्ट करती है। आप उनको देखें, उनका पॉलिटिकल जो एक डेवलपमेंट है वो कहां से हुई है, फ्रॉम वेयर टू वेयर। सो ऑब्वियसली ही एंजॉयज दैट ट्रस्ट विद इन द एस्टैब्लिशमेंट, और एटलीस्ट द आर्मी चीफ। वेरी गुड। सो आर्मी वही चाहेगी कि जो लोग जिनको वो ट्रस्ट करते हैं उनको आगे लेके आए। उन्होंने इमरान पे ट्रस्ट किया, इमरान वो चीज नहीं निकला। बल्कि मैं तो हैरान हूं कि जब मैं पीएम हाउस में गया था इसके पास, तो मैंने कहा यार तू इस तरह की स्टेटमेंट क्यों देता है? तो उसने मुझे कहा, और तुझे पता नहीं है ये आर्मी चीफ भी मेरे साथ है, और ये जो क्या है वो डीजी आईएसआई वो भी। और मैंने कहा, एंड आई टोल्ड हिम, वो रिकॉर्ड हुई होगी, कहीं भी सुन लेना। मैंने कहा देखो, ये फौज किसी की नहीं होती है, ये पूरे पाकिस्तान की होती है। तो आप सही तरह चलोगे तो आप चलते रहोगे, यू गो आउट ऑफ लाइन तो आपको एज एंड व्हेन नेसेसरी होगा एंड यू विल बी आउट ऑफ इट। मैंने कहा नवाज शरीफ का हाल देख लिया, तो मैंने कहा बेनजीर का देख लिया, उससे पहलों का देख लिया, अयूब खान को देख लो, सिकंदर मिर्जा का देख लिया, हर एक का देख लिया आपने। सो मैंने कहा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सो यू हैव टू वर्क एज व्हाट द एस्टैब्लिशमेंट सेज। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जनरल बाजवा भी, ये 4 महीने का वक्त रह गया अप्रॉक्सीमेट कि वो आएंगे। आई डोंट नो वो बोलते हैं नहीं बोलते हैं, क्या होता है, उनकी भी एक कहानी है। हम तो यहाँ बैठ के उनके ऊपर हर किस्म की तोहमत लगा रहे हैं। ही हैज नॉट स्पोकन आउट बिकॉज ही कांट। आप 4 महीने के बाद देख लेना, ये आएंगे, ये भी बात करेंगे। वन साइडेड स्टोरी नहीं होती है, ताली 2 हाथ से बजती है। तो बड़े इल्जामात लग गए हुए हैं, ठीक है लगा दें, हर एक पे लगते हैं, और एंड में क्या होता है, जिस तरह नवाज शरीफ पे आपने लगाए थे, नवाज शरीफ बरी हो गए, खत्म होगी बात। तो ये टाइम की बात होती है, टाइम फ्रेम की। और टाइम फ्रेम जो है इस वक्त बड़ा क्रिटिकल है। और क्रिटिकल क्यों है? हर बंदा उसका फायदा उठाएगा इस महंगाई का। और ये जो शुक्र करे वो गौर एजाज ने शोर किया है, तो 7 रुपए 13 पैसे से 2 रुपए 26 पैसे पे आ गई बिजली, वरना ये तो 7 रुपए 13 पे बजा रहे थे। तो ये क्वेश्चन है कि हमारे पास लोग अच्छे बैठे हुए हैं, बट वी नीड गुड मैनेजमेंट नहीं है। अब ये पीछे एक बात हो रही थी कि जी पीटीआई जलसा लेके, वो पीटीआई डरेगी जलसा लाके, क्योंकि उन पे अंदर कोई ना कोई शर पसंद नासर आएगा, फिर यही गेम जो है ये दोबारा फुटबॉल शुरू हो जाएगा कि पीटीआई ने ये किया, उन्होंने ये किया। तो इसलिए लोग कह रहे हैं इसकी भी इंक्वायरी खत्म कराओ एंड गेट ऑन विद इट। हम वो नहीं कर रहे, हम हर चीज को लिम्बो में छोड़ा हुआ है, और लिम्बो की वजह से आपकी जो पॉलिटिकल डिस्कशंस है और एनालिसिस पूरे पाकिस्तान में, दे आर ऑन अ स्पेक्युलेटिव लेवल, नॉट ऑन आप कह लो कि ऑब्जेक्टिव लेवल। इसको हमने ठीक करना, ये ठीक कर जाए, हमारे पास सब चीजें मौजूद है, और हमारे पास डेडलॉक नहीं है मीर साहब, ये हेडलॉक है। डेडलॉक कोई भी नहीं होता, पूरी दुनिया में डेडलॉक ठीक हो जाते हैं हर जगह। सुएज का देख लो, पनामा का देख लो, आप इसका ये बर्लिन वॉल का देख लो, हर चीज देख लो, ये खत्म हो जाते हैं। ये जो हेडलॉक्स है ना, ये खत्म नहीं होते, एंड somebody's got to sit in और इस हेडलॉक को अनलॉक करें।
ठीक बात जी। नाज़रीन किराम, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद एक इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ, जो हमारे तमाम साथियों की गुफ्तगू से पैदा हुआ है, उसकी तरफ मैं इशारा करूँगा। सुहेल वड़ाई साहब से ही करूँगा, उसके बाद देखते हैं कि हम किस नतीजे पर पहुँचते हैं। एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, गुफ्तगू बहुत माने खेज़ नुक्ते पर पहुँची है। सुहेल वड़ाई साहब, लोग वक्त देते हैं जी। अभी हमारे पीजे मीर साहब ने कहा कि 4 महीने के बाद बाजवा साहब भी बोलने लग जाएंगे, जो पाबंदी होती है किसी सर्विस चीफ पर कि वो 2 साल नहीं बोल सकता, वो ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान साहब ये कहते हैं, बानी पीटीआई ये कहते हैं कि हम जो है 2 महीने आए इस हुकूमत के पास, फिर देखना। लोगों ने इससे ये अंदाज़ा लगाया कि हमारा जो चीफ जस्टिस है वो चेंज हो जाएगा और नया चीफ जस्टिस जो है वो ज़रा ज़्यादा दबंग अंदाज में गुफ्तगू कर सकेंगे। उनके साथ जो नंबर 2 भी हैं वो भी एक तरह से हम ख्याल बनते हैं, और शायद उनके तहत अदलिया एक कोई ज़्यादा पॉजिटिव रोल अदा करे। ख्वाजा आसफ इशारा कर चुके हैं कि शायद हुकूमत को गैर कानूनी करार दे दिया जाए, इस तरह की बातें की जाने लगी हैं। ये जो हम कहते हैं 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में कुछ तब्दीली आ सकती है और उसके दबाव के तहत कुछ हमें कर लेना चाहिए, ये कहाँ तक दुरुस्त नज़र आता है आपको? देखिए, वो तो हमने ज़ियाद और भी देखा है। तो उस जमाने में पीपल्स पार्टी वाले हर 6 महीने का टाइम देते थे और इस तरह टाइम गुजर जाता है। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है टाइम गुजारने के लिए। तो ये तो देते रहना चाहिए ताकि उनके वर्कर भी जो है मुतमिन रहे, मायूस ना हो। तो ये तो सियासी लीडर हमेशा जब मुश्किल में होते हैं तो कहते हैं बस ये जाने वाले हैं, बस ये 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने, इसी तरह वो अपना टाइम गुजार लेते हैं। तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन क्या इसकी वजूहात कुछ जेन्युइन होती हैं? या जैसे लोगों ने जोड़ा कि जाहिर है एक इस वक्त जो एक बड़ी तब्दीली आने वाली है वो तो अदलिया में आने वाली है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि हम अदलिया के जरिए जो भी तब्दीलियां लाते रहे हैं या लाने की कोशिश भी करेंगे, मेरा ख्याल है कि वो दुरुस्त नहीं होता। उसकी रीजन ये होती है कि जो जजेस हैं, फर्ज करें वो है तो फाइनल आर्बिट्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की फाइनल तशरीह का इख्तियार तो उनको है। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह वो लोग जो कि मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आए हैं, जिनका कोई इलेक्शन से तल्लुक नहीं है, वो 4 या 5 बैठ के 1 करोड़ों लोगों के मुंतखब वजीर आजम को अगर घर भेज दें और फिर उस पर एंडोर्समेंट भी कर दें, तो ये ना कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के मुताबिक है, ना डेमोक्रेसी की स्पिरिट के मुताबिक है, और ना ही कोई इसकी जस्टिफिकेशन है। सो बहुत कुछ हमारी जो अदलिया है उसके जो हाथ हैं वो काफी लुथड़े हुए हैं गुनाहों में, जिसमें कत्लों की, फांसियों की सजाएं हैं, डिक्टेटरों के जमाने में आंखें बंद करना है और झुकना है, या ज्यादा आंखें खोल लेना है जी, या ज्यादा आंखें खोल लेना है। हाँ जी। और फिर जब जमहूरी हुकूमतें आती हैं तो जमहूरी हुकूमतों से लड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 2 वजीर आजमों को तो जो है वो जजेस बैठ के भेज चुके हैं, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि वजीर आजम को भेजने का ये भी तरीका है। ये इन्होंने नया तरीका 58(2) भी जब खत्म हुई तो एस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया को इस्तेमाल करके ये एक नया तरीका इस्तेमाल कर कि चलो जी हम इस तरीके से आपको घर पे भेज देंगे। अच्छा, अब एक नई सूरत हाल है। अब जजेस कुछ जो है वो जो इस वक्त पॉपुलर अवामी जज्बात है उनके साथ खड़े होके और वो चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है इसके लिए ट्रबल पैदा करें, या जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट मिले हुए हैं उनके खिलाफ रुकावटें खड़ी करें, और या दूसरे लफ्जों में ये कि पीटीआई को उसका हक दें। तो इस बात पे मामला जो है वो अब जाहिर है फंस गया है, क्योंकि ना हुकूमत चाह रही है ना एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करें। तो इससे एक नया डेडलॉक पैदा हो गया। मैं इसीलिए कहता हूँ कि इस डेडलॉक का भी कोई हल नहीं है, क्योंकि कुव्वत नाफजा नहीं होती सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट एक जो है इखलाकी बर्तरी है, आईनी बर्तरी है उसको, लेकिन अगर उसने अपना कोई डिसीजन इम्प्लीमेंट कराना है तो कुव्वत नाफजा या हुकूमत है या फौज है, और अगर वो दोनों तावन
करें तो आप मॉरली तो जीत जाएंगे, आइन के मुताबिक तो आप फैसला कर देंगे और वो बरकरार भी रहेगा, लेकिन जाहिर है वो फिर नाफिज नहीं होगा, तो एक सारी दुनिया में हमारी हंसी उड़ेगी, मजाक उड़ेगा। तो इसलिए उससे बेहतर है कि उस सूरत हाल में जाने की बजाय वो जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि एक डायलॉग करके, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो माफी है ना 9 मई वाली, ये भी जब आप ये तय कर लेंगे कि भाई हमने इकट्ठे बैठना है, तो मेरा ख्याल है माफी तो 1 मिनट में हो जाएगी, और माफी जो है वो तय भी हो जाएगी दुनिया में। जिस दिन मुझे ये एहसास हो जाए कि मुझे कल हुकूमत मिलनी है, मैं तो हर तरह की माफी मांगने को तैयार हूँ। अच्छा। ठीक है तो बात यह है कि ये माफी भी उसलिए नहीं मांग रहे कि उनको पता है माफी मांग के और जेल ना पड़ जाए। तो अगर उन्हें ये यकीन हो कि माफी मांग के हमारा मामला ठीक हो जाएगा, तो वो फौरन माफी मांग ले। ठीक है, ठीक बात, ठीक बात जी। है साह राना साहब, क्या आप कहेंगे इस नक्शे पर जो लोगों को नजर आता है कि 4 महीने बाद, 2 महीने बाद ये हो सकता है, वो हो सकता है। सुहेल भाई साहब ने ठीक कही कि ये डेट तो लोग देते रहते हैं, वजह उसकी कुछ भी होती है और देते रहना चाहिए, लेकिन ये है कि आपको क्या नजर आता है, क्या हो सकता है या होना चाहिए या हो रहा है? तीनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन कुछ इकट्ठी भी हो जाती हैं हमारी ख्वाहिशात के तहत। सारे अलमी है, उनमें एक अलमी है ये भी है कि जी जी। तब मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के देखें, वैसे तो बहुत सारे अलमिया में हर वक्त घेरे रहते, लेकिन एक अलमिया ये है कि किसी भी सियासी हुकूमत को आ, वक्त पूरा नहीं करने दिया गया। एक आधे को वक्त को निकाल के कभी इस्टेब्लिशमेंट पड़ जाती है, कभी अदलिया पड़ जाती है, और हम एक कदम आगे जाने के बजाय 2 कदम पीछे चले जाते हैं। इसमें ठीक है, सियासतदानों का भी रोल है, उन्हें काले कोट पहन के नहीं जाना चाहिए, उन्हें हुकूमतों के खिलाफ अंधेरों में जाके एस्टेब्लिशमेंट से नहीं मिलना चाहिए, और उस कुल्हाड़ी का दस्ता नहीं बनना चाहिए जिससे उस दरख्त को जमहूरियत को काट देना पड़ता है। लेकिन इस बार भी अगर कोई ऐसा कुछ होता है इस हुकूमत को, जो भी है, ये एक इलेक्शन के बाद आई हुई हुकूमत है, और जो भी है इस पे इल्जाम, लेकिन अगर इसे हमने को आइन से हटके और साबका रवायात के मुताबिक खत्म किया, तो ये एक और बड़ी बदकिस्मती होगी ठीक पाकिस्तान, ठीक। और एक कंटिन्यूटी बदकिस्मती जो है वो आगे बढ़ेगी। बेहतर यही है कि पॉलिटिकल फोर्सेस खुद तय करें कि हमने आगे का सियासी नक्शा किस तरह बनाना है। ठीक है, जब पॉलिटिकल फोर्सेस बैठेंगी, लोग ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ के साथ बैठने का क्या फायदा, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं भाई, लेकिन जब सब एक प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी तो प्रेशर डेवलप होगा ना, कि पॉलिटिकल फोर्सेस एक बात पे तय कर चुकी हैं, अब हम आवाम के ही विलन नहीं बन सकते अगर इन्होंने ये तय किया है। और हम अगर एक तरफ सारी सियासी कुव्वतें इकट्ठी हो जाए, इमरान खान भी, जरदारी भी, ये भी कि जी ठीक है हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और हमारा हिसाब आवाम के वोट ने करना है, किसी इदारे ने नहीं करना, अब हमारा हिसाब आवाम करें, हमें निकाल के फेंक दें या खिलत दे दें। तो एस्टेब्लिशमेंट भी विलन नहीं बनना चाहिए, अदलिया भी विलन नहीं बनना चाहिए, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि जो सियासतदान है वो अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद से बाहर निकले, अपने अनाव के खौल से बाहर निकले, और दिल बड़ा करें ना, जरा बड़े दिल के साथ बाहर बात करें ना। ये जो छोटापन का मुजाहरा करते हैं हम, छोटी वो उसका करते हैं, उससे बाहर निकल आए। रास्ता यही है कि एक दफा पॉलिटिकल फोर्सेस एक प्लेटफॉर्म पे अगर आ गई, तो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया में भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि उनसे टकराए या उनके खिलाफ जाए, फिर तो वो अवाम के खिलाफ चले जाएंगे। फिर अगर आज इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं और कल को नवाज शरीफ साहब भी उनके साथ खड़े हो जाते हैं, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट कहाँ जाएगी? तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल फोर्सेस को भी अपने अंदर एक दफा नजर डालनी चाहिए, और डालने के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे वो अपनी लड़ाइयां करें, लेकिन एक मैसेज दें कि पॉलिटिकल लड़ाइयां पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे होंगी, एहसाब जो है वो वोट के जरिए होगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक। नाज़रीन किराम, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बात को वहीं से शुरू करते हैं जहां ख़त्म की थी। जी पीजे मीर साहब, क्या फरमाएंगे? आप सारी गुफ्तगू एक नुक्ते पे पहुंच गई है, आप क्या फरमाएंगे? देखिए, जो सुहेल बात कर रहे हैं, दैट इज द अल्टीमेट रूट, नेशनल डायलॉग। इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब कई ये फॉर एग्जांपल पीटीआई को ले लो, कहते जी हम तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। भाई आप पे पहले भी एक तहमत लगी हुई है दैट यू हैव बीन अ सिलेक्टेड गवर्नमेंट,
तो अगर आप फिर उसी रूट पे जाओगे तो आगे भी आप पे ये दोबारा रिपीट हो जाएगा. सो व्हाई डू यू वांट टू गो टुवर्ड्स दैट साइड? रियल पावर जो है दैट इज विद द पॉलिटिकल डोमेन, नॉट विद द आर्मी. किसी दुनिया के अंदर नहीं होता. आर्मी आपकी, वो कहते हैं ना, ये डिफेंडर्स ऑफ द फेथ, ये आपके मुहाफिज है. तो अगर आपने इन्हीं से सारे काम कराने तो फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बंद कर दो. तो यहाँ आपने बिल्कुल डायलॉग करना है. इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है. क्योंकि अगर आप मिलिट्री से डायलॉग करोगे और फिर आप लेट्स से हाइपोथेटिकली फॉर आर्गुमेंट से जीत जाते हो, यू रियली थिंक कि आपको जो इंटरनेशनल आपका जो डायस्पोरा है वो आपको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा. वो तो कहेगा आप एक ऑफशूट है आर्मी. सो बेसिकली आपने अपनी लेजिटिमेसी नेशनल और इंटरनेशनल बनानी है, और वो एक ही तरीके से हर पार्टी की बनेगी बाय टॉकिंग टू ईच अदर. अगर आप नहीं करोगे और आप 4 नंबर गेट पे जाओगे तो फिर आपको दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी. और इंडिया तो वैसे भी कहता है आपको कि हम तो आपके किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, हम तो फौज से बात करेंगे. वो तो ओपनली कहते हैं वो. तो क्या आपने बाकी दुनिया को भी यही कहना है क्या जी आप फौज से बात करेंगे? भाई फौज का एक अपना रोल है, जुडिशरी का अपना है, आपका अपना है. आप अपने रोल में कहाँ बैठे हुए हैं? आप लोगों के वोट लेके आप आते हैं, हर पार्टी लेके आती है. तो लोगों के वोट को आप क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हैं थ्रू ए, बी और सी? तो इस कॉम्प्रोमाइज से हट के या आगे आपके ऊपर जो इल्जामात या तोहमत या क्रिटिसिज्म आनी है, व्हाई डिड यू सिट डाउन नाउ? ठीक अभी बात. बैठ. सुहेल वड़ाई साहब, बजाय इसके कि बहस मैं कंक्लूड करूं, चूंकि आपकी गुफ्तगू से बात शुरू की थी, मैं चाहता हूं कि इस सारी गुफ्तगू जो आपने सुनी है आप बात को कंक्लूड करें और देखें कि सारी गुफ्तगू के पस मंजर पे अब आपकी राय किस नुक्ते तक पहुंची है. मेरा ख्याल है कि हम तो सारे लोग हम ख्याल हैं और सब लोगों ने ये कहा है कि पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए. सब ने कहा है कि वे फॉरवर्ड जो है वो डायलॉग में है, आपस में बैठने में है. पॉलिटिकल पार्टीज को एक किसी नतीजे पे, एक कंसेंसस पे फ्यूचर के बारे में पहुंचना चाहिए और मुक्तदरा को भी उससे एग्री करना चाहिए. तो मेरा ख्याल है यही एक वाहिद काबिल अमल हल है जिस पर माशाल्लाह ये हमारे दोस्त जो हैं, फाजल दोस्त, इनकी भी ये राय है और मेरी भी ये हम्बल ओपिनियन शुरू से है कि इसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते. ठीक बात है जी. नाज़रीन किराम, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी. मैं अपने साथियों का शुक्रगुजार हूँ. हमने एक नुक्ते पर फोकस करके बात को किया है और बात इसलिए पहुँची है कि कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि सब मिल के बैठें और कंसेंसस के साथ एक ऐसी हुकूमत बनाएं जिसमें सब शामिल हों. सियासत का फ़ायदा इसी में है. हल दूसरे भी होंगे मगर वो हल पाकिस्तान को किसी बेहतरी की तरफ लेके नहीं जाते जी. चाहे अदलिया के ज़रिए आए, चाहे फ़ौज के ज़रिए आए, चाहे कोई और तरीका इख्तियार किया जाए, ये वो सारे हल हैं जो नाकाम हो चुके हैं, दुनिया भर में नाकाम हो चुके हैं और नाकाम हो गए. हमें पाकिस्तान को अगर कामयाब बनाना है, पाकिस्तान में जमहूरियत के पौधे को मजबूत करना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सब मिलकर, ख़ास तौर पर सियासतदान मिलकर ये फ़ैसला कर लें कि इकट्ठे मिलकर कंसेंसस के साथ, बड़ी तरीके के साथ हमें आने वाले दिनों में कोई एक एग्रीमेंट कर लेना चाहिए जिसके तहत ये बहरान मिलकर हम गुजारें और उसके बाद अगर इंतखाबात की ज़रूरत हो, साल में हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो, जैसे कि सुहेल वड़ाई साहब कह रहे थे कि 2 साल की मुद्दत मुकर्रर की जा सकती है, तो उस मुद्दत में इंतखाबात करा लिए जाएं और इस झगड़े को ख़त्म किया जाए. जब तक जमहूरी मसाइल का हल हम जमहूरी तरीके से नहीं ढूंढते, मसला हल नहीं होता जी. और ये हमें करना पड़ेगा. पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान की अदलिया हो, पाकिस्तान की पार्लियामेंट हो, सबके अपने अपने मसाइल भी होंगे, अपना अपना नुक्ता नज़र भी होगा, लेकिन पाकिस्तान का मफाद इसी में है कि सब मिलकर, सब बैठ जाएं और सियासतदान एक ऐसी हुकूमत की बुनियाद रखें जिस पर सबका एतमाद हो, कंसेंसस हो और वही हुकूमत मुल्क को लेके आगे चले और जमहूरी तौर पर एक अबूरी दौर को तय करके एक ऐसे इंतखाबात से गुज़रे जो इंतखाबात, जिन इंतखाबात पर पूरी कौम को एतबार हो. इजाज़त चाहता हूँ. अल्लाह हाफ़िज़.